एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ या दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ये जो जितने भी आप लोगों ने एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़े, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़े, इस संबंध में क्या विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण कहते हैं, यानी जितने भी असामान्य प्रकार के व्यवहार हैं, इन व्यवहार के क्या फैक्टर हो सकते हैं। इस संबंध में तो बहुत पहले जो कहा गया हिप्पोक्रेटिस के द्वारा कि शरीर में जो 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, उनके आधार पर भी असामान्य व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। जो प्राचीन दृष्टिकोण था वो ये कहता था कि विभिन्न प्रकार के बुरे प्रभाव, बुरी आत्माएं, ईश्वरीय श्राप, इन सब के कारण जो है ये एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जो अध्ययन होते गए और उस आधार पर विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन से कारण या दृष्टिकोण उभर कर सामने आए, जो कि वैज्ञानिक विधियों से किए गए, तो उस बारे में हम आपको आज कुछ बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बताते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच या जैविक दृष्टिकोण। जैविक दृष्टिकोण ये कहता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम में वंशानुगत रूप से या किसी भी कारण से जो विकृति आती है, उसका ही परिणाम होता है विकृत प्रकार का व्यवहार। प्रारंभ में इस दृष्टिकोण में जो भी विचार थे या जो भी अध्ययन किए गए थे, उससे यह था कि असामान्य व्यवहार की सामान्य व्याख्या संभव हो पाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के जैव मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास हुआ और इसमें भी विशेष कारकों पर बल दिया गया, परंतु मुख्यतः असंतुलित वंशानुगत, जैव रासायनिक एवं अन्य शारीरिक या प्रक्रियाओं पर बल देने वाले कारक उभर कर सामने आए। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन किए गए और जो खोजें हुई, उससे कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन सामने आए। व्यामोह से संबंधित भी अध्ययन किए गए, सिफिलिस से संबंधित भी अध्ययन किए गए, मलेरिया रोग से संबंधित भी अध्ययन किए गए और इस संबंध में मस्तिष्क संबंधी अध्ययन भी किए गए। जो मस्तिष्क की सामान्य संरचना का ज्ञान करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई गई, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कारकों और मस्तिष्क की संरचनाओं का अध्ययन करके यह निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार के कारक जो हैं, ये हमारे सामान्य व्यवहार के लिए और असामान्य व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मस्तिष्क की संरचना के अध्ययन के लिए जो विधियां इस्तेमाल की गईं, उस आधार पर इसमें एक विधि ऐसी है जिसमें कि मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क एवं मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ जो है यानी ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क का अपेक्षाकृत प्राचीन और निचला भाग है और यह जो रचना होती है वह सभी पशुओं में पाई जाती है और यह अनेक क्रियाओं का नियमन करती है, जैसे श्वसन, निद्रा, मोटर कोऑर्डिनेशन
आदि। इसके द्वारा जो है शारीरिक संतुलन भी बना रहता है। और अग्र मस्तिष्क जो है वह अति विकसित भाग है और इसका जो पूरा इसके बारे में जो उद्विकास संबंधी विकास क्रम में देर से अध्ययन हुआ है। मस्तिष्क के सबसे निचले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं, जिसमें मेड्यूला सेरेब्रम शामिल होते हैं। इस पश्च मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जो पश्च मस्तिष्क है इससे अनेक प्रकार की स्वायत्त क्रियाएं की जाती हैं, जैसे श्वास की क्रिया, हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया आदि। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का जो कार्य होता है वह मिड ब्रेन करता है। और मध्य मस्तिष्क जो है संवेदी जो क्रियाएं होती हैं, संवेदी निवेशों के द्वारा गति समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन करता है। इसी मध्य मस्तिष्क में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो उसके जालीदार सक्रिय तंत्र RAS के कुछ भाग होते हैं। और इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है यह जागरूकता माने जागने और तनाव जैसी भूमिका को निभाता है। इसी के ठीक ऊपर थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं। और ये जो संरचनाएं होती हैं ये इमोशन एवं व्यवहार में एक तरह से रेगुलेशन लाती हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके आधार में अग्र मस्तिष्क के आधार में एक थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर लिम्बिक सिस्टम होता है। इसे सीमांत तंत्र भी कहते हैं। लिम्बिक का अर्थ होता है किनारा या सीमांत। यह तंत्र जो है मस्तिष्क के किनारों के चारों ओर स्थित होता है और मनोविकृतियों में इस लिम्बिक तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। जब हिप्पोकैम्पस में इस तंत्र में जो हिप्पोकैम्पस है और जाइरस, सेप्टम एवं एमिगडाला जैसी जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं का जो नामकरण है इनके आकार के आधार पर किया गया है। इनका जो आकार प्रकार होता है उस आधार पर इनके नाम दिया गया है। इस आधार पर ये देखा गया है कि जो लिम्बिक तंत्र है वह हमारी संवेगों की अनुभूति, जो हम इमोशंस की फीलिंग है और उसकी अभिव्यक्ति का रेगुलेशन करता है और कुछ हद तक हमारे सीखने की योग्यता और संवेगों का भी नियंत्रण करता है। यह जो तंत्र है इसकी जो भूमिका है वह यौन, आक्रामकता, भूख, प्यास जैसी मौलिक अभिप्रेरणाओं में भी होती है। जो बेसल गैंग्लिया भी अग्र मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और जिसमें कॉर्डेक न्यूक्लियस निहित होते हैं। इस प्रकार यह जो है हमारी गतिक क्रियाओं का नियमन करते हैं और यदि इनमें क्षति पहुंचती है तो हमारे शरीर की जो संस्थिति है वह बदल सकती है, ऐंठन हो सकता है और कई बार शरीर में जैसे दोलन का अनुभव होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसमें ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के CNS की 80% स्नायु शामिल होते हैं। मस्तिष्क के इस भाग के द्वारा ही जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनका रेगुलेट किया जाता है, नियमन किया जाता है, जैसे भविष्य की योजनाएं बनाना, तर्क करना, निर्णय करना, कुछ सृजन करना
यह सब क्रियाएं मस्तिष्क के इसी भाग के कारण होती हैं और यह क्रियाएं, यह खूबियां जो हैं वह मानव मस्तिष्क के द्वारा ही होती हैं। प्रमस्तिष्क के जो दोनों गोलार्ध हैं वह देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं और लेकिन कार्य में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इनमें परसेप्शन, चिंतन और स्मरण जैसी जो क्रियाएं हैं, इसमें दोनों गोलार्ध सम्मिलित होते हैं। परंतु अभी हुए अध्ययनों से यह क्लियर हुआ है, यह ज्ञात हुआ है कि इन दोनों गोलार्धों की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं। जैसे जो बायां गोलार्ध है उसकी प्रमुख जो भूमिका होती है वह वाचिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में होती है, जबकि दाएं गोलार्ध की जो मुख्य भूमिका होती है वह मुख्य रूप से अच्छी तरह से प्रत्यक्षित करने और इमेज फॉर्मेशन से संबंधित होती है। विभिन्न प्रकार की जो मनोविकृतियां हैं उनमें इन गोलार्धों की विभिन्न भूमिका हो सकती है। जैसे लर्निंग संबंधी विकृति जो होती है, जिसमें जो बायां गोलार्ध है उसके द्वारा सूचना संक्रमण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में समस्या हो सकती है। दायां जो गोलार्ध है उससे पढ़ते समय प्रतिमाओं के जो दृष्टि संकेत हैं उनमें उपलब्ध होकर ये क्षतिपूर्ति हो सकती है। प्रत्येक गोलार्ध की 4 खंड होते हैं और इन खंडों का संबंध भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से होता है। जैसे जो शंख खंड है उसका संबंध जो है स्थानिक दृश्यों, ध्वनियों की पहचान करने, दीर्घकालिक स्मृति भंडार आदि से होता है। जो पार्श्व खंड है उसकी भूमिका विभिन्न प्रकार की स्पर्श संवेदनाओं को पहचान करने में होती है। पार्श्व खंड की भूमिका जो स्पर्श संवेदनाओं को जो पहचान करने में होती है और जो पश्च कपालीय खंड है उसकी भूमिका विभिन्न प्रकार के दृष्टि निवेशों के एकीकरण और उनको अर्थ पूर्ण रूप देने से संबंधित होती है। इस प्रकार से स्पर्श, श्रवण, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अन्य संकेतों का एक साथ प्रक्रमण होता है। मनोविकृति विज्ञान की संदर्भ में ये देखा गया है कि जो ललाटीय खंड है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस खंड के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के चिंतन, तर्क, स्मृति प्रक्रियाएं, इन सब का बहुत अधिक कार्य संपन्न किया जाता है और मस्तिष्क का यह भाग ही अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके कारण ही हम एक सामाजिक प्राणी की तरह व्यवहार कर पाने में सक्षम होते हैं। मस्तिष्क का कार्य सुचारू रूप से हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो स्नायु कोशिकाएं हैं या उत्तेजित तंत्रिका कोशिकाएं हैं वह जो सूचनाएं प्रेषित करती हैं वह एक दूसरे को प्रभावी रूप से करें। एक स्नायु कोशिका की जो एक्सॉन से दूसरे स्नायु कोशिका की सेल बॉडी तक, यानी एक्सॉन से सेल बॉडी तक, एक से दूसरे तक जो सूचना प्रसारण होता है वह जो है विभिन्न प्रकार के संधि स्थलों, साइनेप्स जो आपने पढ़ा है उसके द्वारा होता है। ये स्नायुविक सूचना प्रसारण कुछ रसायनों के द्वारा संभावित होता है, जिसे कि
न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, स्नायु प्रेषित कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये संधि स्थल के पूर्व स्नायुविक छोर द्वारा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्त्राव जो है वह साइनेप्टिक क्लेफ्ट में किया जाता है। जो संधि स्थल की दरारें होती हैं उसमें किया जाता है। तंत्रिकाओं में जब भी कोई स्नायु आवेग उत्पन्न होता है तब कुछ विशेष प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सेक्रेशन इस जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें होता है और इसमें संधि स्थल के जो पश्च स्नायु छोर या कोशिका शरीर इसे ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार जो है सूचना का जो प्रसारण है वह एक स्नायु से दूसरे स्नायु छोर तक संभव हो पाता है। मस्तिष्क से जो स्नायु कोशिकाओं में अनेक प्रकार के स्नायु प्रेषित किए जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो संधि स्थल के पश्च स्नायु छोरों में स्नायु आवेग उत्पन्न करते हैं और उसे अवरोधित करते हैं। इस प्रकार यह आसानी से कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि किस प्रकार से कोई तंत्रिका सूचना एक स्नायु से दूसरे स्नायु तक सफलतापूर्वक प्रेषित होगी या रोक दी जाएगी, बाधित कर दी जाएगी। स्नायु सूचना प्रसारण की यह जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में कुछ चीज़ें या फैक्टर जो हैं वह डिपेंड करते हैं। यह एक हाइपोथेसिस है कि मस्तिष्क में जो स्नायु प्रेषितों का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जो असंतुलन है वह असामान्य व्यवहार के रूप में दिखाई दे सकता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो असंतुलन होता है। और आज यह एक सिद्धांत के रूप में प्रचलित है और मनोवैज्ञानिक जो हैं कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं प्रतिबल में भी ये बताते हैं कि जो इस प्रकार न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वह असंतुलन उत्पन्न करते हैं मस्तिष्क में और जिसके कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां या व्यवहार उत्पन्न होते हैं। साइनेप्स में जब आवश्यकता से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का संश्लेषण और सेक्रेशन हो सकता है तो ऐसे परिणाम से जो संधि स्थल में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी उच्चता या अधिक क्रियाशीलता जो है उसकी मात्रा की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी और जो संधि स्थल है उसमें एक प्रकार का प्रक्रियात्मक विकार और या दुष्क्रिया उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये भी देखा गया है कि संश्लेषित या स्रावित जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वह निष्क्रिय किए जा सकते हैं। जैसे जो संधि स्थलीय दरार है उसमें उपस्थित जो एंजाइम है उसको निष्क्रिय किया जा सकता है अथवा जो उनको वापस जो है पुनः उद्ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से जो स्नायु रसायन है वह पूर्व संधि स्थल छोरों के द्वारा वापस ग्रहण किए जा सकते हैं। संधि स्थल में जो स्नायु प्रेषितों की क्रिया विहीन करने वाले जो एंजाइम हैं इनकी कमी अथवा फिर से जो उद्ग्रहण की धीमी गति के कारण भी स्नायुविक दुष्क्रिया उत्पन्न हो सकती है। पश्च संधीय स्थलीय जो स्नायु छोर हैं उनमें भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और ये किसी विशेष स्नायु प्रेषित के प्रति अत्यधिक संवेदनशील अथवा असामान्य रूप से
असंवेदनशील हो सकते हैं। मस्तिष्क के जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के स्नायुओं का क्षय होता है तो ऐसी स्थिति में स्नायु दुष्क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी किसी विशेष प्रकार के स्नायुओं का जो क्षय है वह भी स्नायुविक दुष्क्रियाओं का एक प्रमुख कारण है। मस्तिष्क में जो विभिन्न स्नायु हैं, इनके आपसी संबंध में भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कोई स्नायु छोर जो है एक से दूसरे से त्रुटिपूर्ण संबंध स्थापित हो, या किसी स्नायु मार्ग का अवरुद्ध हो जाना, जिसके कारण कि जो दो स्नायु हैं उनके आपसी संबंध जो हैं वह टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी विभिन्न प्रकार की दुष्क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्तमान में ऐसे अनेक प्रूफ हैं, अनेक प्रमाण हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी मानसिक विकृति को ठीक करने में सक्षम औषधि जो है, यह जो अब तक आपको स्नायुविक असंतुलन बताए गए हैं, ऐसी औषधि का उपयोग किया जाता है जो एक या एक से अधिक की क्रियाओं को सामान्य करती है। नॉरएपिनेफ्राइन Na, डोपामिन Da और सेरोटोनिन, ये जो हैं इन्हें मोनोएमीन कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है एक एमिनो एसिड से होता है। डोपामिन एवं नॉरएपिनेफ्राइन जो हैं एक दूसरे से नज़दीकी रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए इनका निर्माण एक ही एमिनो अम्ल से होता है, एक ही एमिनो एसिड से होता है। जब भी कोई तनावपूर्ण परिस्थिति या प्रतिबल स्थिति उत्पन्न होती है, तब जो Ne है यानी नॉरएपिनेफ्राइन है, वह हमारे शरीर की आपातकालीन क्रियाओं माने हमारे शरीर को ये जो Ne है वह ऐसी तनावपूर्ण प्रतिबल परिस्थितियों यानी आपातकालीन क्रियाओं के लिए तैयार करती है। इसी प्रकार Da जो है, डोपामिन जो है, इसका योगदान जो है वह मनोविदलन में विशेष रूप से माना जाता है। Da के जो असंतुलन या जो दुष्क्रियाएं होती हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियां उत्पन्न होती हैं। जो सेरोटोनिन है, इसके कारण इसका जो कार्य है वह संश्लेषण से होता है, संश्लेषण ट्राइफोन से होता है, और यह जो है संश्लेषण ट्राइफ्टोन, इसमें जो है आसपास के वातावरण से जो सूचना ग्रहण की जाती है, और वह जो सूचना जो ग्रहण की जाती है वह सेरोटोनिन से प्रभावित होती है। और सेरोटोनिन की जो भूमिका होती है उसमें सांवेगिक विकृतियां, चिंता, अवसाद, आत्महत्या, इन सब में इसकी भूमिका मुख्य रूप से मानी गई है। जो अध्ययन अभी नज़दीक में हुए हैं, वो ये पाया गया है कि जो गाबा की खोज की गई है उसमें ये पाया गया है कि इनका जो है चिंता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये चिंता में योगदान देते हैं, और इससे बौद्धिक क्रियाएं जैसे अधिगम, स्मृति आदि में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ आपको हार्मोनल जो असंतुलन होता है उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं। जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी स्थित होती है, इससे इसका जो हार्मोन मतलब मस्तिष्क में स्थित जो पिट्यूटरी है वह मुख्य रूप से आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वह
हाइपोथैलेमस को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि ये मस्तिष्क में ही स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के ही पास होती है। और इसके कारण यह जो है, यह जो ग्रंथि है, यह कई प्रकार के हार्मोन्स को सेक्रेशन करती है और यह अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। इस कारण जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को मुख्य रूप से यह अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह प्रभावित करती है। और इस संबंध में जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे उसके जो मुख्य भाग हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। जो अग्र पीयूष ग्रंथि है वह अपनी 5 प्रकार के अंतर जो हार्मोन्स हैं उनके द्वारा 3 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित या नियंत्रित करती है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं, थायराइड हैं और गोनाड्स हैं। इसके अलावा इसमें एक और हार्मोन भी स्रावित होता है, परंतु जो वो अन्य हार्मोन है वह किसी अन्य ग्रंथि पर इसका प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार यह जो ग्रंथि है अपने हार्मोन्स के द्वारा अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। और ये देखा गया है कि यदि रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा सामान्य से थोड़ी भी अधिक हो जाती है तो परिणाम स्वरूप जो शरीर की जो आवश्यकता अनुसार रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, वह स्थिर बनी रहती है। इसी प्रकार ये देखा गया है कि जो ACTH है, प्रतिबल परिस्थितियों में ये एड्रिनल से जो एपिनेफ्राइन या एड्रिनलिन का स्त्राव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ACTH को स्त्रावित किया जाता है। और यह जो ACTH है वह एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है और परिणाम स्वरूप एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ स्त्राव होते हैं और इससे पूरी प्रक्रिया में हाइपोथैलेमस और जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो है STH, इसका जो प्रभाव है वह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नहीं पड़ता है, किंतु जो जीव है उसके विकास की अवस्था का इस हार्मोन से सीधा संबंध होता है और इससे पूरे शरीर की सामान्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मानव की जो शारीरिक वृद्धि है सामान्यतः 2 अवस्थाएं होती हैं। उसमें एक तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक और दूसरी किशोरावस्था से वयस्क अवस्था तक, जिसमें कि तेजी से शारीरिक विकास दिखाई देता है। STH जो है मनुष्य के शारीरिक विकास की अवस्था, विकास की मात्रा दोनों का ही नियंत्रण करता है और शरीर की जो वृद्धि का प्रमुख आधार सभी टिश्यूज की कोशिकाओं में एक तरह से का द्विगुणन ही होता है। परंतु शरीर की यह वृद्धि मुख्य रूप से जो लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ और पैरों की हड्डियों से ही परिलक्षित होती है। जब STH का स्त्राव कम होता है, इसमें कमी होती है, तब जो है वह शारीरिक जो विकास है वह भी अवरुद्ध हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है वह पिट्यूटरी ड्वार्फ यानी पीयूष बौने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति की बुद्धि है वह तो सामान्य होती है तथा शारीरिक अनुपात भी सामान्य होता है। वयस्क अवस्था में भी यह व्यक्ति जो है 3 से 4 फुट की लंबाई तक का ही होता है और उसमें जो लैंगिक विकास है वह मंद गति से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आरंभिक अवस्था में ही इस प्रकार की हार्मोनल
ट्रीटमेंट किया जाए तो ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जाता है। और यह भी देखा गया है कि अगर एसटीएच का अत्यधिक स्त्राव किशोरावस्था के पहले होता है, तब व्यक्ति जो है पिट्यूटरी जाइंट की अवस्था हो जाती है। यानी ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति है, इसकी लंबाई अत्यधिक बढ़ सकती है। यह जो व्यक्ति है वह 8 से 9 फीट तक का हो सकता है और ऐसे इसमें जो बुद्धि होती है वह सामान्य ही होती है। इसमें जो है ये देखा गया है कि यदि एसटीएच का स्त्राव जो है परिपक्व अवस्था के पश्चात होता है तो इसमें एक्रोमेगाली नामक स्थिति उत्पन्न होती है और इस स्थिति में जो है जो लंबी हड्डियां जबड़ों के सिरों पर स्थित कार्टिलेज जो है वह कड़े होकर हड्डियों में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके कारण जो है वो हड्डियां जो हैं इनका अनुपात जो है वह सामान्य नहीं रह पाता है। विशेषकर हाथ, पैर, जबड़े, इन सब की जो हड्डियां होती हैं इनमें जो है यह काफ़ी परिवर्तन होता है। चेहरे तथा जीभ के जो रेशेदार ऊतक हैं इनमें वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति का जो पेट है वह बाहर की तरफ फूल जाता है। यानी एक तरह से जो व्यक्ति है वह वनमानुष के समान दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार से इसके जो स्त्राव है इसकी कमी या अधिकता दोनों ही विशेष प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसमें अभी जो अध्ययन नज़दीकी वर्षों में हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि जो एसटीएच है इसका प्रभाव अग्नाशय पर भी पड़ता है और जिसके कारण यह जो है शुगर में वृद्धि होती है और यह इंसुलिन के प्रभाव को अवरुद्ध करता है और मांसपेशियों में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। जो पीयूष ग्रंथि का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसके पिछले भाग को पश्च पीयूष कहते हैं और यह तंत्रिका तंतुओं द्वारा जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है और इसके द्वारा स्नायुविक नियंत्रण भी होता है। पश्च पीयूष से 2 प्रकार के हार्मोन जो हैं वह स्रावित किए जाते हैं। इसमें जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन मुख्य हैं। ये जो हार्मोन्स हैं इनमें कुछ विशेष प्रभाव इनके जो हैं वह देखे गए हैं। ऐसे हार्मोन्स जो हैं छोटी जो धमनियाँ होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इनको संकुचित करती हैं जिसके परिणाम से जो रक्त दाब है उसमें वृद्धि होती है। साथ ही साथ इनके जो आवरण है उसमें संकुचन से ये अन्य चिकनी मांसपेशियों को भी संकुचित करते हैं जैसे कि गर्भाशय। ये किडनी को भी उद्दीप्त करते हैं और इसके कारण जो है ये जो हार्मोन से इससे जो जल की मात्रा है वह सामान्य रह पाती है और जब इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ता है। ये जो हार्मोन हैं इसके कारण विभिन्न प्रकार की जो इन हार्मोन्स के द्वारा जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वह भी उद्दीप्त होती हैं और इनके परिणाम स्वरूप जो दुग्ध है उसका स्त्राव जो है वह संभव हो पाता है। थायराइड ग्रंथि से आयोडीन तथा एमिनो अम्ल थायरॉक्सिन का निर्माण होता है और जो थायरॉक्सिन है वह शरीर के सभी टिश्यूज को प्रभावित करता है।
यह जो हार्मोन है वह सभी कोशिकाओं के लिए, सेल्स के लिए, जो मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि करता है और शरीर में सामान्य ऊर्जा स्तर तथा क्रिया के लिए यह आवश्यक है। चयापचय की सामान्य दर बनाए रखने के लिए शरीर में रक्त एवं ऊतक द्रव्य में जो थायरॉक्सिन की एक न्यूनतम मात्रा की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि थायरॉक्सिन का सेक्रेशन अधिक हो जाता है तो जो चयापचय की दर है वह असामान्य स्तर तक उसमें वृद्धि हो जाती है। सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है क्रिया के स्तर में थायराइड की भूमिका बहुत मुख्य होती है। इसके कारण ही व्यक्ति जो है प्रतिबल जैसी अवस्थाओं, जिसमें कि अत्यधिक शारीरिक उत्तेजना तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें जो थायराइड जो है अपनी सेक्रेशन के द्वारा ऊर्जा को, व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा जो है उपलब्ध कराता है। इससे जो है कई बार कैल्शियम की जो मात्रा होती है, ये इसमें भी कुछ कमी आती है। थायरॉक्सिन का जब स्त्राव कम होता है तो इसके कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे शरीर में सामान्य मेटाबॉलिक रेट स्थिर नहीं हो पाती है और यह इस बात पर इसकी अल्प सक्रियता निर्भर करती है कि वह स्थिति व्यक्ति के विकास की किस अवस्था में उत्पन्न हुई है। यदि यह अल्प सक्रियता बाल्यावस्था में होती है तब इसका जो परिणाम होता है वह बहुत ही गंभीर प्रकार का होता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए इस आयु में, बाल्यावस्था में जो मेटाबॉलिक रेट है इसकी उच्च स्तर की आवश्यकता होती है ताकि जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वह पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसीलिए बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि जन्म के समय या प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही इसकी कमी हो जाती है या अल्प सक्रियता दिखाई देती है तब क्रेटिनिज्म नामक रोग के लक्षण उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में जो है शारीरिक अथवा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, हड्डियों का अपर्याप्त विकास होता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है वह बौना भी रह जाता है। हालांकि जो संयोजी ऊतक हैं उनका अति विकास हो जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति का चेहरा है वह फूला हुआ लगता है और उनको एक तरह से उनकी जीभ, पेट, ये इस सब पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अपर्याप्त विकास के कारण ही जो है मंद बुद्धि दिखाई देती है और इसी कारण से इसकी जो अल्प सक्रियता का ज्ञान अगर प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तब तो थायरॉक्सिन की चिकित्सा से क्रेटिनिज्म को रोका जा सकता है, किंतु यदि वयस्क अवस्था में इस ग्रंथि में अल्प सक्रियता उत्पन्न होती है तो मिक्सेडेमा नामक रोग उत्पन्न होता है। ये इसमें जो है थायरॉक्सिन की कमी के कारण व्यक्ति की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें 35 से 40% तक की कमी हो जाती है और व्यक्ति का जो शरीर की संयोजी ऊतक हैं उसमें द्रव पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और इसके कारण व्यक्ति का शरीर फूला हुआ या सूजा हुआ दिखाई देता है। जब यह BMR घटा हुआ रहता है तो इसके कारण जो व्यक्ति है वह सुस्त होता है, शरीर का तापमान जो है नियंत्रित नहीं रह पाता है, जिससे उसे
ठंडक का अनुभव होता है और मांसपेशियों में तनाव का अनुभव होता है। व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा शक्ति है, चौकस रहने की क्षमता है, यह भी कम हो जाती है और व्यक्ति जो है अधिकांशतः काफी समय तक सोता रहता है। इसमें जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अवनति भी हो सकती है। इसके कारण जो व्यक्ति है वह मंद बुद्धि का भी हो सकता है। जब थायरॉक्सिन की मात्रा शरीर में सामान्य से अधिक होती है, तब अति सक्रियता की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वह 50 से 75% तक बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है अत्यंत क्रियाशील प्रकार का दिखाई देने लगता है और उसकी भूख जो है अत्यधिक बढ़ जाती है और शरीर की जो ऊर्जा है वह चयापचय की उच्च दर को कायम रखने में खर्च हो जाती है। व्यक्ति को नींद कम आती है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है और स्वयं को ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ पाता है।